वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 2 दिसंबर, वीक का फर्स्ट वीक है, मंडे फर्स्ट डे है और ये इस साल का लास्ट मंथ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? वैसे तो है नहीं इतने आर्टिकल्स, 3 ही आर्टिकल्स हैं ओवरऑल न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखिए क्या है, इस वाले आर्टिकल में ना राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि हर एक स्टेट में, जैसे कि एमपी हो गया या झारखंड है या वेस्ट बंगाल है, बहुत सारे और भी स्टेट है, नियरली कम से कम 14 स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली जो वुमेन्स होती हैं ना, और स्पेशली वो वुमेन्स जो घर में हाउस होल्ड हैं, है ना, हाउस वाइफ हैं, उनको फोकस करते हुए यहाँ बहुत सारे जो है स्कीम्स निकाले हैं जिसमें उन्हें कम से कम 1000 से 1500 रुपये मंथ आता है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टेट्स के नाम जैसे मैं बता दूं, जैसे वेस्ट बंगाल में इसे लक्ष्मी बांदर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहन बोला जाता है, झारखंड में इसे मैया सम्मान बोला जाता है, महाराष्ट्र में इसे लड़की बहन योजना बोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे अलग अलग नाम से मेन मोटिव क्या है, जो बेनिफिशरी हैं, जो वुमेन है, हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ हैं, जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, बेनिफिशरी में भी इसमें हर स्टेट का अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसमें पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अगर एक्सिस बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कैश होता है। ठीक है, नियरली एनुअल जो है 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स बेनिफिशरीज के लिए जाता है मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये वही वाला एक मोटिव था जो हमारा 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया था कि इंडिया को यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे फोकस करना चाहिए। तो काइंड ऑफ राइटर कह रहे हैं कि उसी का ही एक सॉल्यूशन ये जो है दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं जो है इसको एक अलग, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, महाराष्ट्र झारखंड में इलेक्शंस भी हुए, इसमें कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वोटिंग रेबडी वाला सिस्टम है जो पर्टिकुलर वोटर्स के टारगेट करने का मेन मोटिव बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा राइटर इसमें जो कमियां निकाल रहे हैं ना, राइटर बताना चाह रहे हैं कि देखिए इस 1000 से 1500 रुपये में ना कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लड़कियाँ या जो वुमेन्स इस पैसे को ले रही है ना, उनके अकाउंट में एक तो अच्छी चीज़ ये है कि वो पैसा इनके कैश ट्रांसफ़र में हो जा रहा है, डायरेक्ट उनके हाथ में मिल रहा है। लेकिन वो जो मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो घर पर बैठी हुई हैं और वो 1000 से 1500 रुपये महीने ले रही हैं, उन्हें और भी जो है काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक जो बोली है कि क्या होता है कि जब आप अगर ये ऐसा पैसा दे रहे हो ना मंथली, तो लोगों की सैलरी और तो इंक्रीज नहीं हो रही। जैसे ऑलरेडी मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, उनके पास ना तो एजुकेशन है ना कोई स्किल है उनके पास, वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, तो उसमें गवर्नमेंट जब 1000 से 1500 रुपये उसे महीने दे रही है ना, तो क्या होगा, ये अमाउंट उनके कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है उसको वो बढ़ाएगी। ठीक है, और ये वो कंजम्पशन है जिसमें लोगों के पास कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड है ना, क्या पता अगली गवर्नमेंट आए उसको बंद कर दे और लोगों को जो है लोग उस अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को और मेंटेन करने के लिए हर्डल्स फेस करें और पॉवर्टी में चले जाए। मतलब आप समझो 5 साल तक, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे 5 साल तक किसी गवर्नमेंट ने हर महीने 1500 रुपये दिए, ठीक है, तब तक तो लोगों की लाइफस्टाइल बेटर थी, उन लोगों ने, क्योंकि वो अमाउंट भी इतना नहीं है ना कि बहुत बड़ा आप कुछ अचीव कर सकते हो, लेकिन हाँ डे टू डे लाइफ के कंजम्पशंस की जो है वो क्राइटेरिया बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए सरकार बदल गई, पॉलिसी बदल गई, तो क्या पता फिर वापस उस लेवल पे जो स्टैंडर्ड है वो तो डाउन होगा ना लोगों का कंजम्पशन का। एक तो ये हर्डल्स बताया, दूसरी बात ये बताया गया है कि क्या होता है कि जब इसको आप इस तरीके से बेटर मान सकते हो कि जब 1000 से 1500 रुपये महीने को मिल जाता है ना, जो लोग जॉब या नौकरी करने भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे उनकी सैलरी फिर वो हाइक मांगते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं, अगर नहीं है तो फिर काम नहीं करेंगे। तो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो जॉब क्रिएट करने वाले लोग हैं, यानी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके ऊपर ये कॉस्ट चार्ज ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जो लेबर्स हैं वो काम करने को तैयार नहीं कम प्राइस पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे बात आ जाती है कि ये है किस चीज़ के लिए, फिर फ़ायदा किसको पहुँचा रहा है ये वाला स्कीम। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है ना हमारे अभी नेशन में, रिसेंटली पिछले 5 साल से जो इन्फ्लेशन फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस एक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उस समय यहाँ पे लोगों के कंजम्पशंस को बनाए रखने के लिए ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा ये पॉलिसी, इस तरह की जो पॉलिसी है, इसका कोई खास जो है हमारे सोशो इकोनॉमिक जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने में ये कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही बात बता रहे हैं राइटर। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट को और यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल
पब्लिक है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके एक्सटेंशंस पे काम करना चाहिए, ताकि ये चीज़ जो है लोगों को सही एजुकेशन दे सके, हेल्थ दे सके, उन्हें स्किल्स डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। उनमें स्टेट्स की एबिलिटी बढ़ेगी, है ना, वो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेशन का एक सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने की यहाँ पे जो है इन्होंने फोकस किया है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए इस पूरे आर्टिकल में ना क्या बताया, अभी ना अगर आप ओवरऑल 2023 और 24 के क्योंकि 24 ख़त्म होने को हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टर्स अगर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट देखोगे ना तो 2023 में ये 8.2 था, 2024 तक आते आते ये 6.7 हो गया। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है, और अभी सेकेंड क्वार्टर ही ख़त्म हुआ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कि अब आने वाले टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी का जो क्वांटम है ना, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं जिससे वापस ये लो फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम यानी जो ये राइटर हैं ये बताना चाह रहे हैं कि 23 में तो हमारा 8% ग्रोथ जीडीपी था, अब 6.5 है, तो ऐसा ना हो कि ये 6 से वापस 5 ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अगर आप सेक्टर वाइज भी बाइफरकेट करोगे ना, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, तो यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडिया का परफॉर्मेंस देखोगे ना पिछले 1-1.5 साल से, तो बहुत पुअर बताया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप माइनिंग की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स की बात करोगे, तो ये काफ़ी पुअर है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी अगर आप सेकंड क्वार्टर्स की देखोगे तो यहाँ पे 3.8 है, 3.6% की ग्रोथ हुई है, जबकि उससे एक साल पहले 8.3 की जो है ग्रोथ थी, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो ये थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इस बार मानसून की वजह से खरीफ सीजन जो है बेटर होने की एस्पेक्ट जो है यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले साल से काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस करा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी की ग्रोथ जो है 8 से सीधा 6 पे पहुंच गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे जीडीपी को एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी ना 6% से 4% पे आ गया है। ऑल्दो यहाँ पे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि आपका टू व्हीकल होता है, डेली जो कंजम्पशंस होते हैं फूड्स का, ठीक है, ड्रेसेस क्लोथ्स का, रूरल कंजम्पशंस, वो थोड़ा फिर भी जो है मेंटेन्ड है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो आपको पता होगा कि अभी लास्ट कुछ 3-4 महीने पहले हमने बहुत आर्टिकल्स पढ़े थे, डिस्कस किए थे, जिसमें रूरल की डिमांड बहुत कम हो रही थी। इसका मेन कॉज क्या बताया जा रहा था, इन्फ्लेशन, ऊपर से रेनफॉल ना होना, ऊपर से हीट वेव्स का ज़्यादा इम्पैक्ट होने की वजह से क्रॉप अच्छे से प्रोडक्शन ना देना ही जो है, बहुत सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक तो हाई फूड इन्फ्लेशन है ना, हाई फूड इन्फ्लेशन, और आपको पता है स्पेशली जो वेजिटेबल है वो कम से कम 8 से 9% तक भी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, बहुत हाइक क्रिएट करा, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं अर्बन जॉब मार्केट में भी इम्पैक्ट हुआ है। आईटी सेक्टर ऑल्सो जो है इस बार ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिकली इनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या यहाँ पे कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इन सेक्टर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ठीक है, रोड्स एंड डेवलपमेंट्स, डैम वगैरह बिल्डअप करने के लिए, उनमें सरकार के द्वारा भी जो है काफ़ी हद तक जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक डेटा बता रहा है कि सेंट्रल के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है पिछले साल जो 15% था, वो ऑल्दो इस साल कम हुआ है फर्स्ट हाफ तक अभी तक, क्योंकि देखिए 2024 का क्वार्टर है वो आपके अप्रैल के बाद से शुरू हो जाता है, इस अप्रैल से अगला 2025 के अप्रैल तक है। लेकिन फर्स्ट परफॉर्मेंस तो नहीं है इतना अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया, डेटा बता रहा है ना कि आपका जो अप्रैल मई और जून का जो डेटा गया है, और अभी जुलाई अगस्त सितंबर जो गया है, इन 2 क्वार्टर्स में इतना कुछ खास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उम्मीद है कि आगे शायद हो सके। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज के, वो मॉडरेट रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लो इकोनॉमी है या फिर बहुत ज़्यादा हो, अभी थोड़ा सा जो है रिलेटिवली म्यूटेड है, और एक्सपेक्ट है यहाँ पे जो है थोड़ा सर्विस सेक्टर मेंटेन्ड है, मोमेंटम इसने अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया कर रखा है सर्विस सेक्टर। और आपको पता भी है कि इंडिया में 50% जीडीपी ग्रोथ जो है वो सर्विस सेक्टर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आ जाता है क्रिटिकल इशू ऑफ व्हाट एक्सपेक्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो क्या होने वाला है कि क्या हमारे सेकंड क्वार्टर्स के बाद जीडीपी ग्रोथ डाउन होगी या जीडीपी ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट करें कि बढ़ेगी, क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक उम्मीद राइटर यहाँ जता रहे हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो इस बार उम्मीद है कि रूरल का जो ग्रोथ है, जो डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि खरीफ सीजन अच्छे होने की यहाँ पे चांसेस है, जिससे कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन पे थोड़ा जो है कंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो लोगों का जो कंजम्पशन है रूलिंग एरिया में रहने वाले लोगों का, ठीक है, वो थोड़ा सा बेटरमेंट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, इन्होंने कहा कि देखिए फर्स्ट हाफ में तो इतना खास कुछ रहा नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ इन द सेंस 6 मंथ, जिसमें 2 क्वार्टर्स 3-3 महीने के निकल चुके हैं हमारे सितंबर तक, उसमें तो कुछ खास रहा नहीं। लेकिन आने वाला जो दूसरा क्वार्टर्स होगा उसमें जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 37% और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 28% कैपेक्स बजट जो है और इस पर शायद इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड हाफ जो है हमारा इस साल का 2024 का, वो और बेटर हो सकता है, स्पेशली आपके गुड्स एंड रोड डेवलपमेंट के द्वारा, इन सारे सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, और ये भी बता रहे हैं कि देखिए अगर आप बात करोगे ना स्पेशली इन वाले जो रोड डेवलपमेंट की, इनकी कंपनी ने पिछले 23-24 में तो बहुत ग्रोथ करी है ना। नियरली गुड्स कंपनीज में तो 24% का ग्रोथ आया और ये चीज़ और इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे ही सेक्टर्स जो हैं डाउनफॉल हो गए हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो डेवलपमेंट है, स्पेशली रोड डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो नियरली 20% के आसपास जो है इंक्रीज करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमारे पास हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसके कंपैरेटिवली तो इंडिया बहुत ज़्यादा लेक है। देखिए ओवरऑल भी अगर हम बात करें ना, चाइना की इकोनॉमी जो है वो 18 ट्रिलियन के आसपास है, हमारी तो भी 5 ट्रिलियन भी नहीं पहुंची है, तब भी वो ट्रिपल है हमसे, है ना, ट्रिपल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे और ऊपर से चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरे ग्लोब में दी बेस्ट है, ग्लोब में, है ना। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी। तो ओवरऑल जीडीपी की अगर ग्रोथ देखें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हो सकता है 6.5 से भी कम हो, या फिर ये हो सकता है कि 7 से 8% के बीच है, उसके आसपास ही रहे। ठीक है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो है, ऐसा नहीं है कि एकदम से डाउन हो जाएगा। इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है, कभी के शेप में, कभी यू शेप में, है ना। डिफरेंट टाइप्स होते हैं शेप्स की इकोनॉमी की ग्रोथ, और वो हर एक क्वार्टर्स में, हर एक एनुअल ईयर्स में भी बदल सकता है। ठीक है। तो ये परमानेंट नहीं है, ऑल्दो ये ग्रोथ जर्नी बढ़ती रहेगी। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जो आसपास इर्द गिर्द जुड़ के यहाँ पे इकोनॉमी को काम करवाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सम टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, स्पेशली हाउस होल्ड्स को, कंजम्पशंस को, डोमेस्टिक कंजम्पशंस को फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा इन्हें टैक्स का जो है बर्डन ना फेस करना पड़े। और फॉर एग्जांपल अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो यूएसए में उन्होंने अपने वोटर्स को बोला है कि अगर मैं आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा या तो मैं टैक्स ही हटा दूँ या फिर 0% टैक्स लगाऊँ, क्योंकि वो टैक्स चार्ज मैं उन लोगों से रिसीव करूँगा या उनसे लूँगा जो हमारे यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने सीधा बोला कि 60% का मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना के प्रोडक्ट्स में, है ना। तो इस तरीके से सरकार जो है अपने सिटीजन्स के लिए, अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ाने के लिए जो है चीज़ें कर सकती हैं। बैलेंस करना ही होगा गवर्नमेंट को भी। ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, आपको पता है कि अभी जैसे चाहे राम मंदिर का इशू हो, ठीक है, अभी रिसेंटली जो यूपी में हुआ है, जो यूपी में संबलपुर आई थिंक है ना डिस्ट्रिक्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो ये वायलेंस हो रहा है, ठीक है, स्पेशली रिलीजन मॉन्यूमेंट्स को लेकर, तो उसी पे एक आर्टिकल है, देखते क्या है। देखिए राइटर का क्या कहना है ना कि जब हमने आज़ादी ली थी ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, इवन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था ये द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। एक्चुअली ये एक्ट करता क्या है, देखिए क्या होता है कि आपको पता है 200 साल से ज़्यादा हमने है ना कॉलोनाइजेशन को झेला है, ठीक है। और इससे पहले अलग पार्टी का रूल था, जैसे कि अलग मुगलों का रूलिंग था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का रूल था, ठीक है। उससे पहले और पीछे चले जाओगे तो अलग अलग डायनेस्टी थी, है ना। फिर कुषाण, गुप्ताज और अलग अलग एशियन के टाइम पे हम इंडल्ज हो जाएंगे। मिडवल ऑल्दो बहुत लंबा चला है। दिल्ली सल्तनत के अलावा अलाउद्दीन खिलजी है ना, दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, मोहम्मद गौरी, इनका अलग अलग टेन्योर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या है, आप अगर इंडिया में भी बात करोगे ना, लोग भी बहुत बाहर से माइग्रेट
होके आए हैं, है ना, और यहाँ के जो मूल निवासी है उनका खुद का भी अपना अलग रिलीजन, अपना अलग कल्चर है। तो यहाँ इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है ना, और हर जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने अपना जो है एक सबूत या अपना एक जो है आइडेंटिटी छोड़ के गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी स्कल्पचर होता है किसी ना किसी तरीके से, है ना, वो एंशियंट टाइम से लेकर आज तक ये चीज़ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे अगर एनडीए गवर्नमेंट है तो वो अपने रूलिंग में कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाएगी जो इसके आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद भी इस गवर्नमेंट की चीज़ें गिनी जाएंगी कि इस गवर्नमेंट के टेन्योर पे ये चीज़ें हुई थी इंडिया में, है ना। ये सेम पहले भी होता था। तो क्या होता है कि कई बार जब नई रूलिंग पार्टी आती है, नई सरकार आती है, तो वो पहले की चीज़ों को हटाती है ना, कि उस रूलिंग में ये चीज़ें थी तो हम इसको हटाएंगे। तो वैसे ही जो है इंडिया में क्या होता है कि अलग अलग रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इसके अलावा फिर मुस्लिम का, फिर इसके अलावा वापस ब्रिटिशर्स का, ठीक है, अलग अलग जो है रिलीजन्स के लोगों ने भी यहाँ पे जो है रूल किया है। तो क्या है, कई बार क्या होता है कि अभी जैसे अगर आप फ्रीडम लेने के बाद से देखा गया कि रिलीजन के एस्पेक्ट से ये मामला बहुत सेंसिटिव हो गया, तो पार्लियामेंट ने एक चीज़ निकाली कि भैया 1991 के बाद 1991 में एक्चुअली ये लॉ पास हुआ कि 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट जैसा था जिसने बनाया, है ना, भले मान लीजिए यहाँ पे कोई चर्च था, है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई मंदिर था और उस मंदिर की जगह चर्च बना दिया, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई मंदिर था और उसको हटा के यहाँ पे मस्जिद बना दिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 तक जिसमें जो बना है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है, भले उसको हटा के किसी और ने कुछ को रिप्लेस किया हो तो भी। क्योंकि पता है क्या, इसका मोटिव क्या था पार्लियामेंट के द्वारा इसको बनाने का, पीस और हार्मनी को बनाए रखना। क्योंकि क्या होता है कि आप ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है या फिर कोई मुस्लिम है, उनके लोग, उनकी डायनेस्टी के लोग या उनके एंसेस्टर्स या उनकी जनरेशन इस देश में नहीं रह रही है, वो खाली हो गई है, उनके सत्ता के साथ वो भी खत्म हो गए, ऐसा तो नहीं है ना, वो लोग भी रह रहे हैं। 14% तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी है इंडिया में, है ना। अगर 80% मेजॉरिटी हिंदू भी है तो यहाँ पे उनके अब ऐसा तो नहीं है ना कि डोमिनेंस करेंगे। तो इस ओवरऑल आर्टिकल में यही चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि जो मॉन्यूमेंट जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। यही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें बताता है, ठीक है। लेकिन अब राइटर यहाँ ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात अगर हम राम जन्मभूमि की लेते हैं तो उसमें केस पलट गया, ठीक है, केस पलट गया और सुप्रीम कोर्ट के पास भी केस गया। तो यहाँ पे जो है ये बोल दिया गया कि जो ये 1947 वाला जो 15 अगस्त वाला जो ये रूल है वो उन मॉन्यूमेंट्स पे नहीं लगेगा जो 1991 के बाद बने हैं, या 1991 के बाद अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ये लॉ तो 1991 में लॉ पास हुआ, लेकिन इससे पहले अगर कोई मॉन्यूमेंट है या किसी चीज़ पे इसकी डिमांड करी गई है कि इसको अबॉलिश करो, इसको हटाओ, क्योंकि इससे पहले कोई और टेम्पल था या कोई और चीज़ थी जिसको यहाँ पे इन्वेडर्स ने हटाया है, तो उन पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। और इसी वजह से क्या हुआ कि राम जन्मभूमि का केस भी अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ है, क्योंकि 1980s में ही इसकी जो है डिमांड शुरू हो गई थी और ये एक्ट 1991 में पास हुआ था, ठीक है। तो राइटर इस चीज़ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होने दिया, और सुप्रीम मतलब कोर्ट ने, जुडिशरी ने इसमें गलती करी है ना, ये मिस्टेक है, जुडिशरी ने खुद लॉ एंड ऑर्डर्स का जो है उल्लंघन किया है। ये बात यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भैया, आप जो है पीस और हार्मनी को बढ़ाना चाह रहे हैं 1991 के बाद। आपने बोला कि इसमें जो 15 अगस्त 1947 का मॉन्यूमेंट, इसके बाद कुछ भी चीज़ छेड़ी छाड़ी नहीं जाएगी, तो फिर इसको सब में फॉलो करना चाहिए ना। ये फिर क्या बात हुई कि 1980 से अगर जो चीज़ थी फाइल, तो केस तो पहले ही फाइल हो गया तो उस पर तो ये लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें पूरा है ओवरऑल। और यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन था मॉस्क्यू का, ये बिल्कुल इस्लामिक स्ट्रक्चर को हटाना या किसी और रिलीजन्स को भी हटाना जो है यहाँ पे गलत ठहरा रहे हैं राइटर, ठीक है। और यहाँ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं जुडिशरी को। हमारे ऐसे बॉब्डे जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, उनके ही लीड में ये सारा डिसीजन हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोला कि इन जुडिशरीज ने ना सेक्युलरिज्म की हत्या करी है इस डिसीजन से, ठीक है। थोड़ा नाराज़ रहेंगे इस डिसीजन से। देखिए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप में से कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैम ऐसे कैसे कह दिया, हम तो हिंदू, ये वो काइंड ऑफ ये चीज़ें शोभा नहीं देती हम जैसे यूपीएससी के ब्यूरोक्रेट्स या एस्पिरेंट्स, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स पे, ठीक है। थोड़ा रैशनली सोचिए। मैंने देखा है कमेंट्स में बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए, ठीक है, जब गागी क्लासेस में मैं काम करती थी। तो प्लीज़ बी रैशनल, है ना, कि क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, राइटर का है, और आपको भी पता है सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए। मैं ऐसे इसलिए भी बोल रही हूँ ना, देखिए आगे क्या होता है, ये तो सारी स्टोरी है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं कि बहुत क्या होता है कि मेजॉरिटी
कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हुई दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ लव जिहाद, वोट जिहाद, बुलडोजर जस्टिस। तो यहाँ पे राइटर पर्टिकुलर पार्टी को हिट कर रहे हैं, ऑल्दो हमें ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, आपको देख लेना है क्या है। लेकिन यहाँ पे राइटर ना क्या हमें बताना चाह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में लिखना है कि भाई 25 मई 1949 को सरदार पटेल ने पता है क्या बताया था माइनॉरिटी रिपोर्ट की सबमिट करते हुए, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है मेजॉरिटी में हैं और आप माइनॉरिटी को ये फील करवा रहे हैं वो माइनॉरिटी हैं और उनके साथ वैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप ज़रा सोच के देखिए अगर वैसा ही बर्ताव अगर आपके साथ होता तो आपको कैसा फील होता। ठीक है, ये बाकायदा माइनॉरिटी रिपोर्ट में सरदार पटेल जी ने लिखा है। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर जी ने सीधा 17 दिसंबर 1946 को ये बोला कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का जो इशू है वो सॉर्ट सिर्फ और सिर्फ वॉर से होगा। तो मैं बता दूं कि ये हमेशा डोमिनेंस को दिखाएगा और डोमिनेंस की ही जीत होगी। डोमिनेंस यानी जो मेजॉरिटी में है उसी की ही जीत हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है कि वॉर कभी भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात अम्बेडकर जी ने कहा 4 नवंबर 1949 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, क्योंकि 2-2.5 साल चला है, 2 साल 18 महीने 11 दिन चला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए, तो उस बीच पार्लियामेंट में बहुत डिस्कशंस हुए। तो उसी बीच यहाँ पे 4 नवंबर 1949 को अम्बेडकर जी ने कहा अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी जो है डिस्क्रिमिनेट करती है माइनॉरिटीज़ पे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, और अगर इस चीज़ को हटाना है तो मेजॉरिटी को इस चीज़ को हटाना होगा। इस माइनॉरिटीज़ पे जो हक जमाना या माइनॉरिटीज़ पर डोमिनेंस करने की चीज़ अगर आपने इस आदत को ख़त्म कर दिया ना, ठीक है, तो ये माइनॉरिटी जैसी शब्द ही नहीं रहेगा हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि आपका कोई भी डिसीजन, आपकी कोई भी बात जो है वो ये ना सीधा सीधा झलकाए कि आप मेजॉरिटी के लोग हो और आप माइनॉरिटी के साथ बाइफर्केशन करो या फिर आप पार्शल हो उनके साथ। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस के लीडर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात बोली है, क्योंकि इंडिया इज लाइक अ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल, है ना, नीड्स टू डेवलप, और इट डज नॉट नीड वायलेंस, पीस अलोन कैन लीड टू प्रॉस्पेरिटी, है ना। वायलेंस और चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती प्रॉस्पेरिटी को। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है राइटर बता रहे हैं कि हमारी जुडिशरी को भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बना के रखती है ना अगस्त 15, 1947 के बाद जो भी मॉन्यूमेंट है, इसके ऊपर कोई जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, या फिर कोई भी हो, राम मंदिर हो, कुछ भी हो, मस्जिद हो, जो भी है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो उससे पहले की हिस्ट्री बनी हुई है। हिस्ट्री को अगर आप प्रेजेंट में छेड़ोगे तो इससे आपका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉयड होगा, क्योंकि हिस्ट्री में करी हुई गलती को आप वापस प्रेजेंट और वापस फ्यूचर में लेके आने वाले हो, है ना। ये बात तो यही है ना कि मानते हैं, देखो ये बात सच है कि हमारे जो पुराने लीडर्स थे उन्होंने गलती करी है। अगर मुगल्स आए तो उन्होंने अगर मस्जिद बनाना था किसी और जगह पे बना लेते, उन्होंने टेंपल पे ही क्यों बनाया, ये गलत है, ये सरासर गलत है जो राइटर भी बताना चाह रहे हैं। लेकिन फिर वही गलती आप भी दोहरा रहे हो तो फिर आपका फ्यूचर भी तो वही दोहराएगा ना। ठीक है, तो ये सेक्युलरिज्म नेशन जैसे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। पीस और प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी को ये बिल्कुल सीधा सीधा डिस्ट्रॉय करेगा, और ऊपर से हमारा फंडामेंटल राइट्स भी देता है हर एक पर्सन को अपने रिलीजन्स को अपनाने का, उसको फॉलो करने का, अपने विश से, अपने मन से किसी भी गॉड ग्रेस को बिलीव रखने का। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने बताया। ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्टली एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको स्मार्टली मैं बताऊँ कैसे, जैसे आपको ये सारी चीज़ें कोट करनी है। आपको ये नहीं बताना कि हमारे देश में फलाना पार्टी जो है ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, नहीं, हमें बताना भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर है ना, आज से सोचिए 75 साल पहले उनकी कितनी अच्छी सोच थी, है ना। तो आज हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल थैंक यू।